स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उत्तराखंड की खबर शुरू करने से पहले सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी बोल रहे हैं। तो सीएम योगी की मीटिंग हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तमाम अधिकारी टीम के साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर ये मीटिंग रखी गई है, जो कि सीएम योगी ले रहे हैं। तमाम अधिकारी और जो कंपनियां हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई है इस बैठक में। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी की ये बैठक जेवर एयरपोर्ट को लेकर। तो अधिकारियों के साथ और कुछ कंपनियों के साथ सीएम योगी की बैठक हो रही है। लखनऊ में इस बैठक को रखा गया है और जेवर एयरपोर्ट को लेकर किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, किस तरह से उसका खाका तैयार किया जाएगा, इस पर चर्चा और बैठक। बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर ये बैठक है। लोगो किस तरीके का होगा, डिजाइन किस तरह के तरीके का होगा, इसको लेकर ये बेहद अहम बैठक। और देख लेते हैं अब उत्तराखंड की खबर। देहरादून में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का पहले ही पूर्वानुमान जताया जा चुका था। देहरादून में 6 डिग्री तक तापमान गिर गया। वहीं हल्द्वानी और उधम सिंह नगर की बात की जाए तो यहां पर भी सुबह से कोहरे का कहर देखने को मिला है। दिन चढ़ने के साथ ही राजधानी में कोहरा तो छट गया, लेकिन शीतलहर अब भी जारी है। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, लगातार ठंड उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड। कब तक इस तरीके का मौसम बना रहेगा? कब तक कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी? देखिए, अगले कुछ दिन तक, अगले 1 हफ्ते तक अगर हम बात करें तो इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने वाला है। और कोहरा जो है वो मैदानी जिलों में और ज़्यादा बढ़ेगा। खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पर कोहरे की चादर सुबह और शाम को देखने को मिलेगी। सुबह 10 बजे तक की अगर मैं बात करूँ नीलू, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ था। अभी जो है वो हल्की धूप यहाँ पर खिल चुकी है, लेकिन पहाड़ों में अब भी धूप नहीं खिल पाई है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटी हुई ही यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम हरिद्वार की बात करें, वहाँ पर भी कल जो है वो दोपहर तक यहाँ पर घना कोहरा ही देखने को मिला है। आज के लिए कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के कुछ इलाके और नैनीताल, ये वो जिले हैं जहां पर कोहरा जो है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा सुबह और शाम को। यानी कि अगले कुछ दिन की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि ठंड बढ़ने वाली है। 5 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर्स में सुबह और शाम के गिरावट देखने को मिलेगी। दोपहर में भी जो धूप खिलेगी उसमें ठंडक हालांकि बरकरार रहेगी, यानी कि शीतलहर चलती रहेगी। बिल्कुल। और भारतीय, जिस तरह से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर किसी तरह की चेतावनी कि हाँ, घर से बाहर निकले तो थोड़ी सावधानी बरते, और फिर इस ठंड से निपटने के लिए बाकी सरकारी जो इंतजाम होते हैं लोगों के लिए, वो किस तरीके के हैं? देखिए, रैन बसेरों के लिए यहाँ पर कह दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए। और बार बार देखने को भी मिल रहा है कि निरीक्षण भी हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है इन रैन बसेरों का। उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर करने को कह दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है मैदानी जिलों में कोहरे का, उसके लिए खास इंतजाम किया जाए।
ट्रेन्स की अगर मैं बात करूं, वो भी देखने को मिल रहा है कि 15-20 मिनट जो है वो लेट आ रही है इसी कोहरे की वजह से, क्योंकि हरिद्वार के आसपास जो है वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो वहां पर ही ट्रेन जो है ज्यादा लेट देखने को मिल रही है कि वहीं पर हो रही है। तो ये सब एहतियात है जो वहां पर बरतने को कहा जा रहा है। रेलवे ने भी अपनी कुछ ट्रेन जो है वो डिले यहाँ पर कर दी हैं। टाइम जो है वो थोड़े से उनके चेंज किए गए हैं। 10 से 15 मिनट का जो चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसी तरह के खास एहतियात यहाँ पर बरते जाएं, ये पहले से कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बर्फ पड़ रही है पहाड़ी इलाकों में, और मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा बहुत ज्यादा है। हालांकि लोगों से कहा गया है कि आप प्रिकॉशन लें जब भी घर से बाहर निकले। कोहरे की वजह से थोड़ा गाड़ी धीरे जरूर चलाएं, और बाद में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और ठंड को लेकर की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह 11 बजे चाय विकास बोर्ड की एक मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें राज्य में चाय बागानों के डेवलपमेंट पर चर्चा की जाएगी। गैरसैंण के पास पुरानी चाय बागानों को डेवलप किया जाएगा। नवंबर में सीएम ने इन चाय बागानों का हवाई सर्वेक्षण किया था और चाय बागानों के विकास की बात भी कही थी। और दून रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान का प्रेजेंटेशन दे दिया गया है, और रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीएम से इस बात की मंजूरी मांगी है। 83.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग के साथ डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है, और अब जनवरी 2021 की दूसरी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम का कहना है कि फिक्स टाइम में क्वालिटी के साथ काम हो। स्टेशन और कमर्शियल डेवलपमेंट पर 525 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में दीनदयाल किसान कल्याण योजना किसानों और प्रवासियों के लिए नई रोशनी साबित हो रही है। 2.5 साल में इस योजना में अभी तक 4.5 लाख किसान लोन भी ले चुके हैं, जबकि 57,000 आवेदन इस वक्त भी वेटिंग में है। नवंबर 2017 में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीरसैण से दीनदयाल किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत किसान 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन ले सकते थे। शुरुआती 1 साल में ही 80,000 किसानों ने योजना से लोन उठाया। सरकार ने फरवरी 2019 में इसे ब्याज मुक्त लोन में कन्वर्ट कर दिया। कोविड काल को देखते हुए इस साल जुलाई में ब्याज मुक्त लोन की सीमा बढ़ाकर 3 लाख करने के साथ ही इसमें प्रवासियों को भी शामिल कर लिया गया। नतीजा अभी तक 4.5 लाख किसान और 1700 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 2600 करोड़ के आसपास लोन बांटा जा चुका है। अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवरी परसेंटेज भी अभी तक की योजनाओं से सबसे ज्यादा 60% है। जो सरकार की ये जो योजना है बहुत ही बढ़िया है, और सभी लोग इससे प्रसन्नचित हैं, और सरकार जो भी कार्य करे बहुत बढ़िया करे। ये जो लोन है वो आसानी से मिल जा रहा है? ये आसानी से सर, जिसमें कोई बड़ी मतलब जो भी किसान कोई परेशान नहीं हो रहा है। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर से आए हैं, तो हमारे सरकार का ये निर्देश है कि उनको 3 लाख रुपए की सहायता इस माध्यम से दी जाए, ताकि वो अपना सुव्यवस्थित व्यवसाय करके ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। सरकार का दावा है कि वो करीब 70% किसानों को लोन का फायदा दे चुकी है। अब टारगेट मार्च तक 1 लाख और किसानों तक पहुंचने का है। उत्तराखंड को किसान को अब पहली बार सरकार ने इतना पैसा देने का निर्णय किया है। तो उसमें कोई 1.5 लाख भी लेता है, कोई 3 लाख भी लेता है, कोई 4 लाख रुपए भी लेता है। और जितने एलाइड विषय हैं, पहले हम किसान आधारित ऋण देते थे। अब अगर कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, मशीन लेना चाहता है, हल लेना चाहता है, उस पर भी ये ऋण दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जो अपने किसानों, कोरोना काल में काम धंधा छोड़ घरों को लौटे प्रवासियों को ब्याज मुक्त लोन दे रहा है। करीब 57,000 आवेदन बैंक के पास वेटिंग में पड़े हैं। खेती किसानी के अलावा एलाइड सेक्टर भी योजना से जुड़े जाने से बड़ी संख्या में लोग योजना का सीधा फायदा ले रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और 21 दिसंबर से राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सुरक्षा संबंधी मीटिंग ली है। मीटिंग में तय किया गया है कि गैर सरकारी लोगों को परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही मीडिया की भी एंट्री पर बैन होगी। विधायकों के गनर, पीएस को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। विधानसभा के मंडप और दर्शक दीर्घा समेत जगहों जगहों पर 40 विधायक बैठेंगे, जबकि 30 विधायकों के लिए रूम नंबर 107 में व्यवस्था की जाएगी और ये दोनों जगह वर्चुअली जुड़े रहेंगे। कोरोना महामारी के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कौन सा बिंदु पहला बिंदु हमारा भी दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं होगी और जो हमारे गैर सरकारी लोग होंगे इस सत्र के दौरान उनको भी प्रवेश पत्र या उनका प्रवेश अलाउ नहीं किया जाएगा। और बीते कुछ दिनों से कर्मकार बोर्ड सुर्खियों में है। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने से नहीं चूकना चाहती। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनके विधायक जवाब देने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत साल 2016 में जिस कांग्रेस को छोड़कर आए, आने वाले सत्र में वही कांग्रेस कर्मकार बोर्ड के बहाने उन्हें घेरना चाहती है। पैसे की गड़बड़ियों के आरोप भले ही कर्मकार बोर्ड पर हो, लेकिन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत हैं, जिन्हें साइकिल और मजदूर के बहाने कांग्रेस घेरने के मूड में है। कांग्रेस का कहना है कि वो ये जानना चाहती है कि किन विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल बटी और साइकिल पहाड़ चढ़ी कैसे। हम भी विधायक हैं, हम भी तो देखें कि हमारी विधानसभा में कहां कहां पर कौन कौन सी चीज बांटी गई। अब साइकिल भी जो है पहाड़ चढ़ गई तो भाई पता तो निश्चित रूप से हमको भी होना चाहिए। इस विषय को भी हम उठाएंगे। एक तरफ कांग्रेस को लगता है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम पर करप्शन हुआ, तो सरकार को इंतजार जांच रिपोर्ट का है, जिसे मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीनियर आईएएस को सौंपा गया है। हालांकि विधानसभा में कांग्रेस को क्या जवाब देना है, इसके लिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी बता रही है। इसमें मुख्यमंत्री स्तर से जांच के लिए एक वरिष्ठ सचिव को उसको जिम्मेदारी सौंपी है। जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसी के अनुसार फिर जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई होगी। किंतु कांग्रेस अगर सदन के अंदर मुद्दा उठाते हैं तो हर सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकगण तत्पर है, तैयार। करीब 400 करोड़ की कथित गड़बड़ी का मामला कर्मकार बोर्ड का है और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत अपनी सफाई दे चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस अपने उस पुराने साथी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, जो ये तक कह चुके हैं कि वो चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु नहीं है जो आखिरी द्वार पर मारे जाएं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कोटद्वार के पटेल मार्ग बाजार में मौजूद गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कुरकुरे से भरे गोदाम में आग लगने से मिनटों में ही लाखों का माल जलकर खाक हो गया। वहीं पूरे बिल्डिंग में आग और धुआं निकलने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे हमें सूचना मिली, फायर सर्विस की गाड़ी तत्काल मौके पर आई। आग की अधिकता को देखते हुए दूसरी गाड़ी मंगाई गई वहाँ से, वो भी तत्काल आ गए थे और बाकी शॉर्ट सर्किट से होना संभव है। वैसे तो फिर जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि भाई कैसा है कैसा नहीं। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बलदौड़ के पास एक ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरी है। हादसे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ऑल वेदर सड़क निर्माण का मलबा डंपिंग जोन में डालते वक्त ये हादसा हुआ है। चमोली में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर बलदौड़ के पास एक ट्रक जो है अलकनंदा नदी में गिर गई है। बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, किस तरह से यह हादसा हुआ है और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है? कितने लोग इसमें सवार थे जब यह हादसा हुआ इस ट्रक में? नीलू, आपको बताना चाहूंगी, ये जो दुर्घटना हुई आज सुबह तड़के हुई है। यहाँ पे ऑल वेदर रोड कटिंग का जो काम चल रहा है जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच, तो यहाँ पर ये मग जो है डंपिंग जोन की जो दीवार थी वो सुरक्षा दीवार टूटने के चलते जो है ट्रक धंस गया और नीचे अलकनंदा में समा गया, जिसमें कि चालक और परिचालक 2 लोग बैठे हुए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ के
रेस्क्यू के बाद जो है इनको अभी निकाल दिया गया है। एक शव को बरामद किया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है मौके से। जी, यानी 2 लोग थे जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक लापता बताया जा रहा है। प्रभात, इसमें 2 लोग सवार थे, चालक और परिचालक, और जब ये हादसा हुआ 2 लोग उस वक्त सवार थे और उसके बाद दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया गया। एक शव को जो है अभी अलकनंदा नदी के बीच जो ट्रक फंस गया उसकी शव निकाला गया और उसके बाद दूसरे की तलाश अभी मौके पर जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जानकारी देने के लिए। तो दिखाएं, ये तस्वीर है बलदौड़ के पास, एक ट्रक जो है वो अलकनंदा नदी में गिर गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके शव को फिलहाल तो बरामद कर लिया गया है, जबकि एक लापता व्यक्ति इस वक्त खोजबीन उसकी तलाश चल रही है एनडीआरएफ की टीम पर। एसडीआरएफ वहां पर पहुंच चुकी है, स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और अब इस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। और ब्रेक के बाद बात नैनीताल की करें तो यहाँ के बेताल घाट में कोसी नदी अब कूड़ा डंपिंग जोन बनती जा रही है। बाजार का जो पूरा कूड़ा है वो कोसी नदी में डाले जाने से बीमारियों का खतरा बन गया है, साथ ही नदी में प्रदूषण भी फैल रहा है। वहीं नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने कहा कि जिला पंचायत से अब डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन नदी को साफ रखने के लिए सभी लोगों को साथ आना होगा। तो अगर वो जिला पंचायत के माध्यम से अगर उन डस्टबिन की आवश्यकता है, हम तैयार हैं, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए कल को हम अगर कूड़ा खड्ड बनाते हैं और उसके बाद उसमें उसकी सफाई के लिए और तमाम तरीके की चीज़ों के लिए अगर सामूहिक रूप से कोई जिम्मेदारी अगर व्यापार मंडल नहीं लेगा या कोई और साथी नहीं लेंगे तो ये दिक्कत निरंतर बनी रहेगी। और नई टिहरी शहर में सरकारी बिल्डिंगों की हालत जर्जर बनी हुई है। मूलधार में P&K ब्लॉक के F और K ब्लॉक के कई बिल्डिंगों में दरारें पड़ गई हैं। जर्जर घोषित करने के बावजूद लोग इसमें रहने को मजबूर हैं। वहीं PWD का कहना है कि हमारे पास 1200 से अधिक पूल्ड हाउस की बिल्डिंग है, शिकायत आने पर हम तत्काल काम कर देते हैं। विभाग में अभी बजट का भी अभाव है। नहीं, पूल्ड हाउसिंग में हम काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स हमारे पास 1200 से ज़्यादा पूल्ड हाउसिंग है और बजट उतना नहीं मिल पाता। तो इसलिए जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है बिल्डिंग्स की, वहाँ हम पहले टेकअप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पर। और रुड़की के ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कोल्हू में प्लास्टिक रबड़ भी जलाया जा रहा है। इससे प्रदूषण के मानकों की धज्जियां भी उड़ा रही है। वहीं शिकायत मिलने पर प्रदूषण बोर्ड ने जांच की, जिसमें 6 कोल्हू संचालकों को प्लास्टिक रबड़ जलाते हुए पाया गया। इसके खिलाफ रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। कोल्हू में प्लास्टिक या कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, रबड़ आदि को जलाए जाने की शिकायतें भी हमारे पास आई है। हमारे द्वारा लगातार इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। अब तक 132 इंस्पेक्शन हमारे द्वारा किए जा चुके हैं इस सीजन में। 132 में से 6 कोल्हू ऐसे हैं जिस कोल्हू में हमको रबड़, प्लास्टिक या सिंथेटिक कपड़ा वगैरह जलाते हुए या वहाँ उनकी प्रीमाइस में स्टोर्ड मिला है। हमने इनकी रिपोर्ट बना करके इन पर पेनल्टी, जिसको हम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कहते हैं, उसको आरोपित करने की संस्तुति अपने बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी गई है। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की लापरवाही छात्र हितों पर भारी पड़ रही है। यहां से 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की गए छात्रों की मार्कशीट से मार्क्स गायब हो रहे हैं। दरअसल मार्कशीट प्रिंट करते समय जिस इंक का यूज किया गया था, उस इंक से प्रिंट किए हुए शब्द अपने आप उड़ रहे हैं। इसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ा है, जिसको लेकर NSUI के छात्रों ने बोर्ड के अधिकारियों का घेराव किया और छात्र हित में इन मार्कशीट को बिना शुल्क लिए बदलने की मांग की है। सर मैं अभी दिल्ली पुलिस में गया था ना, तो परसों दिल्ली पुलिस में तो वहाँ मेरे को बोला अपनी मार्कशीट दिखाओ। तो मैंने 12th की मार्कशीट दिखाई तो उन्होंने बोला टेस्ट में तो नंबर ही नहीं है, तो आपकी फर्जी मार्कशीट है। और जब भर्ती लेने गए तो सब भर्ती में तो भगा दिया। और उधम सिंह नगर के जसपुर में एक कांग्रेसी नेता को अपनी फैक्ट्री के बिजली का बिल नहीं देना भारी पड़ गया। यहां पर SDM के आदेश के बाद इस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता नौशाद सम्राट ने अपनी शमा टिम्बर प्लाईवुड फैक्ट्री का बिजली का 46 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते SDM ने इस फैक्ट्री की कुर्की के आदेश दे दिए, जिसके तहत फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।